टॉपिक यूनी चैनल पे आपका स्वागत है। तो गाइस ये अपनी एसएससी जेई लास्ट मंथ रह गया है, तो इसमें मैं बता दूं ये मेरी निचोड़ सीरीज चल रही है। अगर आपने पहले के पार्ट नहीं देखे हो तो आप उसको देख लेना। पहले मैं इसके बारे में बता दूं ये है क्या सीरीज। तो गाइस ये 100 टेस्ट दिए थे मैंने, जिसमें कि 100 मैकेनिकल टेस्ट दिए थे, जिसमें कि 1820 लगभग क्वेश्चन, 1 मिनट, 1820 लगभग क्वेश्चन मैंने निकाले हैं, ऐसे चूज़ करे हैं जो रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट है। इसमें इजी क्वेश्चन हट जाएंगे। इसमें इजी क्वेश्चन जो होते हैं सबसे आते ही हैं नॉर्मली, वो छाट हुए मॉक के निचोड़े हुए क्वेश्चन है ये। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉक है, उसके भी निचोड़ दे रहा हूँ मैं, तो समझ लीजिए कितना इंपॉर्टेंट है। अगर आपने यही कर लिया ना तो गारंटी गाइज आप एसएससी जेईई में इतना अच्छा स्कोर करेंगे, आप कहीं से भी पढ़ लें। लेकिन अगर आपने ये मेरे 8-10 महीने की मेहनत है, अगर ये फ्री में कर ली, फ्री में दे रहा हूँ मैं 8 महीने की मेहनत, अगर ये कर लिए तो मैं गारंटी दे रहा हूँ आपके जो है स्कोर 150 के पार आराम से पहुँच जाएगा। तो बस स्टार्ट कर देगा इस, तो यही मेरी सीरीज़ है, स्टार्ट करता हूँ मैं, जिसके 160 क्वेश्चन मेरे 170 तक हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये मेरा 170 के बाद आगे चल रहा हूँ, तो स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एक बात बता दूँ, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, तो चिंता की कोई बात नहीं है। हिंदी वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं। तो फटाफट मैं क्वेश्चन दिखा रहा हूँ और उसके बाद आंसर आपको डिटेल सॉल्यूशन दूंगा। डिटेल सॉल्यूशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसके। तो गाइज एक भी क्वेश्चन स्किप मत करिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज है ये। तो गाइज अपना लास्ट क्वेश्चन था, 180 क्वेश्चन हो चुके हैं, 10 क्वेश्चन डेली चलते हैं, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब मैं इसका डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया डिटेल सॉल्यूशन है। और ये आपको ये समझ लीजिए 100 मॉक, जैसे आप हैं वैसे ही मैं हूँ, 100 मॉक देंगे, उसके बाद एनालिसिस करेंगे, उन एनालिसिस में से निकाले हुए क्वेश्चन है, कितने इंपॉर्टेंट होंगे। 4 साल मुझे एक्सपीरियंस है एसएससी जेईई का, तो सोचिए एक एक क्वेश्चन का डिटेल जानता हूँ मैं कौन सा आता है, इसलिए रिलेवेंट बता रहा हूँ। तो गाइज इसकी डिटेल सॉल्यूशन दे रहा हूँ मैं, देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक ही क्वेश्चन रखा हुआ मिलेगा, अब मैं इतना ही बता सकता हूँ, आपकी मर्जी। तो पहला, निम्न में से क्या होने पर निमज्जन निकाय संतुलित यानी स्टेबल कंडीशन पूछ रहा है ये। तो स्टेबल कंडीशन में मैं पहले बता दूं कि भैया 2 तरह की होती है, एक होता है एम होता है फ्लोटिंग के लिए, और एक होता है अपना पूरी डूबी हुई जो होती है सबमर्ज के लिए। तो सबमर्ज में होता है बी और फ्लोटिंग में होता है एम। तो जब एम जी से ऊपर है और यहाँ बी जी से ऊपर है, यानी जी का वो देख लो आप, अगर जी नीचे है तो स्टेबल है, सही है। कहीं भी आपको जी एम या बी से नीचे दिखता है तो स्टेबल है, और अगर वो जी ऊपर दिख गया तो वही मामला गड़बड़ है। तो मतलब जी ऊपर है तो वो अनस्टेबल हो जाएगा। तो कहीं भी देख लो, इसमें ढूंढते हैं जी कौन सा ऊपर है। तो देखो पहला देखो, बी जी के नीचे होता है, गलत। अरे बी जी के नीचे कैसे हो जाएगा, जी ऊपर पहुंच के इसमें तो ये तो अनस्टेबल हो जाएगा, यानी बी जी के अनुरूप है, अनुरूप भी गलत। बी एम से ऊपर है, अरे भैया निमज्जित में एम तो आता ही नहीं है, आता सॉरी, लेकिन बी जो है एम के ऊपर है, यानी बी एम का तो मतलब ही नहीं, केवल हमें जी से देखना होता है। तो उत्पादन के लिए केंद्र बी जी से ऊपर होता है, तो इसका आंसर चौथा सही हो गया। तो हम इसमें चौथा टिक कर देते हैं, ये देखिए आ गया। अगला क्या है, कौन सा
कथन गलत है, इसकी इंग्लिश में और देख लीजिए आप अनस्टेबल और स्टेबल का। सेंटर ऑफ बॉयंसी बी इज़ एबव जी। अब देखिए बहुत कन्फ्यूजन होता है लोगों को सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ ग्रेविटी, यानी बॉयंसी में मैंने देखा है कन्फ्यूजन, तो मैं आपको बॉयंसी का भी आज कन्फ्यूजन मिटा देता हूँ। देखिए सेंटर ऑफ बॉयंसी आज मैं आपके क्लियर करता हूँ। बहुत बच्चों को, मैं उन बच्चों को लेकर चल रहा हूँ जो टॉपर नहीं है, मीडियम है, तो सेंटर और या फिर थोड़े बहुत फ्रेशर हैं। सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होती है, तो इसमें अधिकतर लोगों को कन्फ्यूजन होता है। मैं आज आपका ये कन्फ्यूजन मिटा रहा हूँ। देखिए पानी है, सही है, तो सेंटर ऑफ बॉयंसी क्या होती है, अगर कोई भी द्रव में अगर कोई वस्तु डूबी हुई है, पूरी डूबी हुई है सतह से नीचे तक, तो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, यहाँ सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका जो होगा वही सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा। तो यानी अगर हम स्क्वायर ले लें, तो अगर स्क्वायर को पूरा डुबो दें तो इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी बीच में होगा, तो ये आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी याद करना ही होगा। अब ये देखिए हम लेते हैं ये पानी, तो ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका ये हो गया, इसका बीच वाला। तो सेंटर ऑफ ग्रेविटी आप जानते हैं जो बीच में होता है, जैसे स्क्वायर के बीच में होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ट्रायंगल के क्या होता है, ट्रायंगल की 1/3 पे होता है, ये आपको पता होना चाहिए। सेंटर ऑफ ग्रेविटी तो सबको पता ही होता है, लेकिन हमें है सेंटर ऑफ बॉयंसी में। सेंटर ऑफ बॉयंसी में बड़ी दिक्कत होती है। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी निकालने के लिए आपका सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है। तो सेंटर ऑफ बॉयंसी निकालने के लिए ये है, ये पूरा पानी है, मैं पानी नहीं दिखा रहा। जैसे अगर पूरा डूबा हुआ है तो इसके द्वारा जो इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वही जो उसका ही सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा। यानी इसको ऐसे बोलेंगे, किसी वस्तु का सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होता है वही हमारा सेंटर ऑफ बॉयंसी होता है। समझे, नहीं समझे? तो इसे ऐसे नहीं बोल सकते, इसे बोलेंगे है तो ये भी सही, लेकिन इसे ऐसे बोलेंगे लैंग्वेज में कि इसके द्वारा जो हटाया हुआ विस्थापित द्रव जो होता है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, वो ही अपना सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा। नहीं है समझ में? देखिए जब तक मैं सेटिस्फाइड नहीं हो जाता ना, मैं आगे नहीं बढ़ सकता, जब तक आपको पूरा सेटिस्फाइड नहीं कर लेता। लेकिन अब हमारा ये पूरा डूबा हुआ है, एक जगह हमारा ऊपर आधा निकला हुआ है, तो हमने ये क्यों बोला, तो इसमें तो दोनों सेम हो गए कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा डूबा हुआ वही सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा। लेकिन जब आधा डूबा हुआ है तो ऊपर वाले से मतलब नहीं है, जितना डूबा हुआ है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो होगा वही सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा। तो ऐसे भी नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कैसे, जो डूबा हुआ पार्ट है उसके द्वारा जो हटा हुए द्रव का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वही सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा। यानी जो हटा हुआ द्रव है उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा वही हमारा सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा। तो बस सिंपल तरीका है, जैसे आप अपने शरीर को आप डुबो दें। मैं आपके उदाहरण लेता हूँ, ये शरीर है, पूरा डूबा हुआ है शरीर, तो हमारे शरीर का जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वही हमारा सेंटर ऑफ बॉयंसी है। और यदि वो शरीर हमारा ये है, पूरा डूबा हुआ नहीं है, आधा डूबा हुआ है, ये आधा डूबा हुआ है, तो ऊपर वाले से मतलब नहीं है, जो डूबा हुआ पार्ट है उसके द्वारा जो हटा हुआ विस्थापित द्रव है, बोल तो इसका भी सकते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, लेकिन ऐसे नहीं बोलते, होगा ये भी सही, लेकिन इसके द्वारा जो हटा हुआ पार्ट है, हटा हुआ आयतन है, उसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा यहाँ, वही सेंटर ऑफ बॉयंसी होगा। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। तो गाइस सेंटर ऑफ बॉयंसी और सेंटर ऑफ क्लियर हो गया होगा आपका। अगला देखते हैं इसमें कौन सा गलत है। तो मैं डायरेक्ट आंसर बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। सतह की गहराई तरल में जितनी नीचे होती है, क्षेत्र के केंद्र के दाब की केंद्र की दूरी उतनी अधिक होती है। तो इसका एनालिसिस देखिए, नीचे मैं दिखा रहा हूँ आपको, खुद देख लीजिए। पढ़ूंगा तो टाइम लग जाएगा, समझाऊंगा तो टाइम लग जाएगा, आप खुद कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। वह जोड़ क्या कहलाता है, जो अक्ष के चारों ओर घूर्णन की सुविधा देता है लेकिन विस्थापन को रोकता है। तो इसका आंसर है पोर जोड़। नकल जॉइंट कहते हैं इसे। अ जॉइंट दैट फैसिलिटीज रोटेशन अबाउट एक्सिस, एक्सिस के अबाउट रोटेशन बट अरेस्ट डिस्प्लेसमेंट इज ए नकल जॉइंट। 172 स्कूटर इंजन के, जहाँ स्कूटर इंजन आए वहाँ पेट्रोल इंजन आंखें मीच के मार सकते हैं आप। जहाँ छोटी छोटी गाड़ियाँ आती हैं वहाँ पेट्रोल से ही आंसर होता है।
ये पूरा एसएससी जे का रिलेवेंट है। एक समान रूप से वितरित भार डब्ल्यू का वहन करने वाले एक समान रूप से संवर्धित बीम में प्रतिवंकन बिंदु, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए हैं, तो गाइस चिंता मत करिए, बीम के मौजूद नहीं होता है। ये क्वार्टर फ्लेक्सर बिंदु पॉइंट की बात कर रहे हैं। इसका शियर फोर्स आरेख कहाँ होगा? एक समान रूप से वितरित वाले बहुधारक का है। लेकिन नीचे डिटेल सॉल्यूशन आप खुद देख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप खुद समझिए ताकि आपका टाइम वेस्ट नहीं हो। मैं समझाऊंगा तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। गियर के बड़े दाब कोण के परिणाम स्वरूप चौड़े आधार और मजबूत दांत प्राप्त होते हैं। ये पूरे डिटेल आप देखिए और पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है ये डिटेल। आपको कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। लास्ट में 1 महीने लगातार टेस्ट चलेंगे अपने चैनल पर, तो इससे जुड़े रहिए। और ये टेस्ट नहीं है नॉर्मल टेस्ट की भैया इंटेंसिटी बता दी, तापमान, ऐसे टाइम वेस्ट नहीं करना। जो इम्पोर्टेंट है और रिलेवेंट है, ये निचोड़ सीरीज़ है गाइस, बहुत मुश्किलों से तैयार होती है, 8 महीने की मेहनत लगती है इसमें। इसकी वैल्यू समझेंगे तो पास होंगे, वरना कोई बात ही नहीं। मैसिंग गियर के दांतों के सर्पण वेग का मान क्या होगा? तो W1 प्लस ω1 प्लस ω2x। वेलोसिटी ऑफ स्लाइडिंग ऑफ मैसिंग गियर टीथ। निरंतर गति पर संचालित एक अधिनियंत्रित के लिए आवरण पर लागू बल का मान क्या होगा? 0। फॉर अ गवर्नर रनिंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द स्लीप? तो स्लीप पर 0 ही होता है। तो मेरे ख्याल से आपको ये सब आते होंगे और बहुत से नहीं भी आते हों, फिर भी आप इसे देखते रहिए। नीचे डिटेल सॉल्यूशन जरूर पढ़ते रहें, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। ही आपको मार्क्स अप्स कराएगी, मार्क्स इंक्रीज कराएगी बहुत। और अपना लास्ट क्वेश्चन, कैम संचालन में एक अनुगामी के अक्ष को ऑफसेट करना क्यों आवश्यक होता है? तो अनुगामी और कैम सतह के बीच घर्षण को कम करने के लिए, ये जो है अपना ऑफसेट, घर्षण को कम करने के लिए। तो आप देख लिया आप कितने पानी में हैं, 10 क्वेश्चनों से ही डेली 10 क्वेश्चन मिक्स हैं। कम से कम ये अपने रोज़ के क्वेश्चन हो जाएंगे 500 करीब। तो इन 500 में कम से कम 70-80 फंस गए तो मज़ा आ जाएगा, क्योंकि ये निचोड़े हुए हैं। ईजी तो 50 हो ही गए अपने, लेकिन जो 50 बाकी बचे वो इनमें से ही आने हैं, ये मेरी गारंटी है। 8 महीने में बने हैं ये, तो ये मैं फ्री में दे रहा हूँ। इसकी वैल्यू करिए और इसे एक एक क्वेश्चन देखिए इसका। पिछला अगर सीरीज़ नहीं देखी है, पिछले पार्ट नहीं देखे हैं 15, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मिल जाएगा। अब मॉक का देने का शौक़ है तो मैंने मॉक भी करा रखे हैं नीचे, एसएससी रिलेवेंट बिल्कुल पूरे 100 मॉक 100 क्वेश्चन है उसमें, वो भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और मैकेनिकल में ट्रिक भी कराता हूँ। ये गाइस मैकेनिकल इकलौता चैनल है जो हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, लाइक करिए और जुड़ जाइए। 1 महीने तक अपनी खूब वीडियो आएंगी और खूब कंटेंट टॉप का आएगा। तो थैंक यू गाइस। और नीचे मैकेनिकल का अपना ग्रुप है, ज्वाइन नहीं किया हो तो कर लेना। थैंक यू गाइस, बाय बाय।